तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। दिल्ली, मुंबई में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 5,481 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,466 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। यानी जो महाराष्ट्र में जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुंबई से आंकड़े आ रहे हैं। मुंबई में 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो अगली बड़ी खबर बता दें आपको, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच लौटने लगी हैं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। बिहार, पंजाब समेत 8 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में 14 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब में भी स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे और बिहार में 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो सिर्फ वहां पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही और इसके लक्षण भी हल्के हैं, इसलिए ज्यादा सख्त पाबंदी नहीं लगाई जा रही। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। डिप्टी सीएम का कहना है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। वहीं प्राइवेट ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बसें और मेट्रो फिर से पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बसों और मेट्रो में बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछले महीने ही मेट्रो और बसों को 50% कैपेसिटी के साथ चलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसके बाद स्टेशन और बस स्टॉप के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई और जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सीट पर बैठने को लेकर अफरा तफरी भी देखी गई। एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के नए मामले लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4,000 से अधिक नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 6.5% पहुंच गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियां और सख्तियां भी बढ़ाई गई हैं। अब शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू होगा, जिससे कि कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन दिल्ली के बाशिंदों पर इसका असर पड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस रफ्तार से और जिस तेजी से राष्ट्रीय राजधानी के बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, ये वाकई में डराती है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। भले ही पाबंदियां और सख्तियां बढ़ाई गई हों, जिसके तहत ऑड इवन नियमों के तहत आधी दुकानें ही खुल रही हैं, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकेंगे कि भीड़ बेकाबू है। देश के कई और राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटियाला में राजदिरा हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज में 100 के करीब डॉक्टर और एमबीबीएस स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने हॉस्टल खाली कराने का आदेश दे दिया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई में संक्रमण के मामलों में
तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शहर के अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। मुंबई के लगभग सभी कोविड सेंटर्स में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नॉन कोविड वार्ड्स को कोरोना वार्ड में बदलने का काम शुरू कर दिया है। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मेयर किशोरी पेडेनकर ने कहा कि शहर में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा होती है तो मुंबई में केंद्र के नियमानुसार लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। 24 घंटे 7,928 मामले। न सिर्फ आम जनता बल्कि अब प्रशासन की भी टेंशन बढ़ गई है कि कोरोना के बढ़ते मामले आखिरकार कैसे आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच अब मुंबई महानगर पालिका की जो महापौर हैं किशोरी पेडनेकर ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर जिस दिन अकेले मुंबई शहर में 20,000 के आसपास मामले सामने आने लगे तो उस दिन मुंबई शहर में मिनी लॉकडाउन लगना लगभग तय हो चुका है। और इसी के साथ कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल को बंद किए जाने से अब लॉकडाउन की सुगबुगाहट जो है मुंबई शहर में अब तेज हो चुकी है। उसी के साथ और जिस तरीके से लगातार मामले अगर बढ़ते रहे तो कुछ और चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के जमावबंदी पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन दिन में आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। शायद यही वजह है कि मुंबई में लगातार जिस तरीके से मामले पैर पसारकर कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसी वजह से अब लॉकडाउन की ओर मुंबई अब निकल चुका है। वहीं टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो एक बार फिर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी, पिता और कई स्टाफ के लोग भी कोरोना संक्रमित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यानी दिल्ली के अलावा कई और राज्यों में भी लॉकडाउन लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर हो गया है और एनकाउंटर काफी देर से चल रहा था। 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और उसमें अब ये अपडेट आ रही खबर कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। खबर ये मिली थी कि 3 आतंकी छुपे हुए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया था, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और इस एनकाउंटर में अब जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, एक आतंकी को ढेर कर दिया है और बताया जा रहा है कि अभी भी 2 आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं। और हमारे संवाददाता ज्योति पचनंदा हमारे साथ हैं। ज्योति, 3 आतंकवादियों को छुपे होने की खबर थी, अभी जो खबर बता रहे हैं कि एक को ढेर कर दिया गया, और अपडेट क्या आपके पास? एनकाउंटर अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, एनकाउंटर अभी भी जारी है। ये रात को ही इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि पुलवामा के चिड़गांव में किसी स्पेसिफिक जगह पर कुछ आतंकवादी शरण लिए हुए हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है और सेना है, सीआरपीएफ है, इनका जॉइंट ऑपरेशन था। इन्होंने कॉर्डन कर दिया रात को ही। जब सर्च शुरू हुई तो इनका आतंकवादियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश लगभग 4 बजे के बीच हुआ और उसके बाद से ही इनकाउंटर शुरू हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग चलने लगी। लिहाजा काफी लंबी फायरिंग के बाद एक आतंकवादी मारा गया है और इनकाउंटर अभी भी जारी है। एरिया से कॉर्डन किया गया है जी। और अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। चलिए ज्योति, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। यूपी में चुनावी रैलियों के बीच आयकर विभाग की छापेमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी गलियारों के कुछ लोग यहां तक कि इनकम टैक्स के छापे को संयोग बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसको एक नया प्रयोग कह रहे हैं। यूपी में चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की आवाज पर छापेमारी के बाद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज ये छापेमारी अखिलेश यादव के एक और करीबी एस ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी के ठिकानों तक पहुंच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं
सेक्टर 126 नोएडा में, जहां पर एस ग्रुप का ऑफिस है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एस ग्रुप का ऑफिस है और इसी ऑफिस के अंदर सुबह 7:30 बजे इनकम टैक्स विभाग की जो टीम थी वो एंटर हुई और वो लगातार छापेमारी कर रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है जवान भी बैठे हैं, क्योंकि अंदर आयकर विभाग जो है रेड कर रहा है। यही नहीं, एस ग्रुप के करीब जो है 40 से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की जो है टीम रेड कर रही है। नोएडा में कई जगह ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये जो आईटी विभाग की टीम जो रेड कर रही है। और ऑफिस में ये देखिए कर्मचारी हैं जिनको ना तो बाहर जाने की इजाज़त है, ना ही अंदर आने की इजाज़त है। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की जो महिला कांस्टेबल पुलिस हैं वो भी हैं, इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी हैं। हालांकि रेड सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर लगातार जारी है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये रेड जो है राजनीतिक दृष्टि से की जा रही है। हाल ही में आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पम्मी जैन के ठिकानों पर रेड मारी थी। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के प्रमोटर अजय चौधरी के खिलाफ भी आईटी को वहां से कुछ सबूत मिले थे, जिस आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। आगरा में एक साथ इनकम टैक्स की टीम ने 3 शूज कारोबारियों के यहाँ छापे मारे हैं, जिसमें ओम शूज, नोवा एक्सपोर्ट और मानसी चंद्रा एक्सपोर्ट शामिल है। आप इस समय मेरे पीछे देख सकते हैं नोवा शूज के मालिक मन्नू का ये मकान है। उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं पुलिस बल मौजूद है। एक साथ आगरा में 3 बड़े शू कारोबारियों के यह छापे पूरी तरह से आगरा की राजनीति और पूरे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। तरह तरह की बातें इन छापों को लेकर की जा रही है। सीधे भारतीय जनता पार्टी इन पूरी छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये पूरी साजिश की जा रही है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह छापेमारी की जा रही है और तमाम चीजें सामने आ रही है, उसे लेकर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। अजय चौधरी के नोएडा, दिल्ली, आगरा समेत करीब 42 ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ छापेमारी पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इस छापेमारी से नाराज दिख रही है। उसका कहना है कि चुनाव में बीजेपी एजेंसियों को भी बुलाती है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जारी लिस्ट पे लगातार छापे चल रहे हैं। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जो हार के करीब आती जाएगी, ये बौखलाहट और उनकी बढ़ती जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इन छापों से न कभी डरी है न झुकी है। हम समझते हैं न पहले इनको कहीं कुछ मिला है न आगे कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने जा रही है। सपा बीजेपी पर निशाना साध रही है तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सपा पर वार करते नजर आए और कहा कि इत्र की सुगंध अब दुर्गंध में बदल गई है। कल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी, उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई। कहाँ इत्र कारोबारी के यहाँ जो मोटरसाइकिल चलता है, कहाँ उसके घर में कोई 10 लाख की कल्पना नहीं कर रहा है, कहाँ 280 करोड़ रुपया नगद मिल रहे हैं। तो यह सब प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अगर किसी ने खाया है तो पूरा निकाल करके गरीबों के चरणों में समर्पित कर दूंगा। छापे पर छापे पड़ रहे हैं, लेकिन छापे में मिल रहा धन किसका है, इसका जवाब अभी तक नदारत है। देश में काले धन के कितने राजदार छुपे हैं, इसका जवाब अब तक नदारत है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई पर सियासत होना भी कोई नया शगल नहीं है। लिहाजा यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टॉक वार शुरू हो चुका है। छापेमारी के बहाने पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है और ये सब किस लिए हो रहा है, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए यूपी के बाद पंजाब की सियासत की बात करते हैं और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा है और यहाँ पर 2022 के रण आज बिगुल फूकेंगे और 42,750 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज पंजाब को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का आधारशिला इसकी रखेंगे और फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करेंगे। कपूरथला होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और किसान आंदोलन के बाद ये पहला पंजाब दौरा है उनका। और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ का दौरा करेंगे
और इस दौरान लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का वो शिलान्यास करेंगे। राजनाथ सिंह यहां पर करीब 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कई परियोजनाओं का भी वो शिलान्यास और लोकार्पण दोनों कार्यक्रमों को करना है। और यूपी से अगली बड़ी खबर है, जहां पर आपको याद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं, जिसमें महिला रिक्रूटमेंट और दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे पेंशन वितरण का कार्यक्रम होगा, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे NHAI प्रोग्राम में भी वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। तो आज ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, आज कई उनके बड़े कार्यक्रम हैं। और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर कोरोना ने रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और इसमें भी 1,688 लोगों की मौत हो गई है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन लेने की अपील की है और कहा कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवाइए। नए वेरिएंट से 95% संक्रमण है। तो ये बड़ी खबर अमेरिका से, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,82,549 लोग संक्रमित हुए हैं।